एक दिन मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आए। मैं खुश हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया। उस कॉल पे कोई शख्स था जो मुझसे कहता था कि आपकी लॉटरी खुली है और अभी थोड़ी देर के बाद कुछ और पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बस आपको एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद वैसा ही हुआ। मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट के सारा अमाउंट ज़ीरो हो चुका है और वो सारा पैसा मेरे अकाउंट से निकल चुका है। ऐसे हादसे आपके साथ भी हो सकते हैं, पर आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो चलिए जानते हैं एडवोकेट मोहित बजाज से क्या है हमारे कानूनी अधिकार। आजकल जो डिजिटल अपराध निरंतर भारत में बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जहां पर सिस्टम्स ना हो या विभाग की बैकबोन इंटरनेट ना हो। इन सब चीज़ों पर अब हम विश्वास करें तो करें कैसे, और साथ ही साथ अगर बात करें तो आम जनता को अवेयर करें तो करें कैसे। ये दो सबसे बड़ी समस्याएं इस डिजिटल युग में हमारे साथ हैं। लेकिन साइबर अपराधी भी नए नए टेक्निक से आपको लूटने का और आपके बचे धन को हड़पने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि किसी ने आपको ऑनलाइन अरेस्ट करने, यानी कि आपको घर बैठे बैठे कहा कि आप हमारे पास अरेस्ट हो गए हैं, तो वो डिजिटल अरेस्ट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहा। लेकिन सच कहें तो कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। साथ ही साथ नया कानून बना बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, उसके अंदर बीएनएस में 111 यानी धारा 111 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी अधिकारी आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं कर सकता। पूर्व की एक छोटी सी घटना अगर बताएं प्रीवियस के केस में, तो जो एक्यूज थे, मैं उनके नाम रिवील नहीं कर रहा, उनके हस्बैंड कहते हैं कि जब मेरी वाइफ के पास कॉल आया तो कॉल आने के बाद पहले तो नाम तो नो डाउट कोई भी बता सकता है, लेकिन नाम के बाद तुरंत एक पुलिस अधिकारी समक्ष आ जाते हैं और वो वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी उन्हें कैमरे से ना मूव करने के दिशा निर्देश देते हैं, अन्यथा उनके परिवार के सदस्यों को अरेस्ट करने की बात कहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक, लेकिन उनके पास एग्जैक्ट आधार नंबर उनका मौजूद था, उनका डेटा मौजूद था, उनका अकाउंट नंबर मौजूद था, जिसको वो वेरीफाई करने की बात कहते हैं। और हाँ, जब कोई भी शख्स अपने आधार नंबर को निकाल कर बिना सामने वाले के बताए आधार नंबर रिपीट कर दे तो उसका ट्रस्ट थोड़ा उधर की तरफ बढ़ने लगता है। अकाउंट नंबर बताना शुरू करें तो ट्रस्ट उधर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ध्यान दें, ये साइबर अपराधी हो सकता है आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ों को रिवील करे हों। कोशिश करें कि एक सक्षम अधिवक्ता से, एक विधानी अधिवक्ता के समक्ष आप आएँ, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें। और अगर फिर भी अगर आपको डिजिटल अरेस्ट या लोन स्कैम या आदि कुछ चीज़ें होती हैं तो इसकी हेल्पलाइन 1930 पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं, अपने नोन लोगों से पता कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और नया साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन नंबर है 7233993939। उसके व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप जाके डायरेक्ट फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप i4C का साइबर दोस्त को इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्विटर को पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और ये जो नंबर मैंने आपको बताया वहाँ पर भी जाके आप फ्री में कोई भी इससे संबंधित इंक्वायरीज प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महोदय ने कहा था कि आप अपने निकट थाना जो आधार कार्ड में मेंशन है वहां जाएं और वहां जाकर आप अपनी साइबर की कंप्लेन वहां पे लॉन्च करा सकते हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ट्रांजैक्शन आईडी, उसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपके साथ हुआ उसका पूरा प्रोसीजर क्या था, ये मेंशन करके आप शॉर्ट इलेबोरेशन करके आप जाके अपने थाने को सूचना दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के साइबर सेल में भी आप सूचना दे सकते हैं, जैसे लखनऊ है तो हजरतगंज जाके वहाँ के साइबर सेल से कंसल्ट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड में आप किसी एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हम एक नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में पूरे 12 साथ मिलकर, यानी 12 एसोसिएशन में हम एक साइबर हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर आप फ्री में इंक्वायरीज प्राप्त कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, और उसका प्रोसीजर हेल्पिंग के लिए आप खुद भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिखना, ये सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहला आप
www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। आप cybercrimecontrolboard.com की एक वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट 1930 पर भी आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के साथ किसी एक पर्टिकुलर बैंक से फ्रॉड हो गया, अब वो XYZ कोई बैंक है, अब उन्होंने क्या किया कि उस XYZ बैंक को अपने बैंक के ट्विटर हैंडल को ट्वीट कर देते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और मेरे अकाउंट से ये 23,000 रुपया कट गया है। तो 23 के बाद जो रिमेनिंग भी अमाउंट है वो भी 50-60 करके वो साइबर अपराधी फिर उन्हें हंट करते हैं और उसके बाद वो बैंक के अधिकारी बनकर फिर आपको लूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन CVS बैंकिंग में यानी कोर बैंकिंग सर्विसेज में ये ना देखें कि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ तो लखनऊ में मेरे साथ अपराध हुआ। आप 0 FIR वहाँ करा सकते हैं, आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं क्योंकि CVS है, आप किसी भी ब्रांच में जाके इमीडिएट अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी होम ब्रांच में बाद में जाते रहिएगा, वहाँ से कोशिश करें जितनी जल्दी एक्ट करेंगे अर्ली स्टेज पर उतना ही आपका फायदा होगा और उतनी ही तेजी से आपका समाधान निश्चित है कि आपका होगा ही होगा। देखिए, अगर अनजाने नंबरों से आपको कॉल आ रहा है तो कई बार हमें उठाना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि +91 है तभी आप उस कॉल को उठाएं, अन्यथा उस कॉल को उठाने से आप बचें। टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेज को ओपन करते वक्त भी अब हमें सावधानियां बरतनी हैं कि उसमें अगर एम्बेडेड लिंक है तो उस लिंक पर हम क्लिक ना करें। कोशिश करें इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारी सबसे एक आदत बनी है भारतीयों की कि हर समय इंटरनेट ऑन रखने की, कोशिश करना चाहिए कि इंटरनेट भी हर समय ऑन ना रहे, उसको भी प्रीमा फेसिए आपको ऑफ करने की ज़रूरत है। ये होता क्या है कि अगर कोई भी ऐसी ऐप है जो आपके डेटा को किसी प्रकार से रिवील करना चाह रही है या आपके डेटा की एक्सेस अथॉरिटी उसके पास में है, अपराधी आप तक कैसे पहुंच रहा है? अपराधी आप तक पहुंच रहा है इंटरनेट के माध्यम से। जैसे ही आप उसके जो बीच का ब्रिज है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो थोड़ा टाइम के लिए मतलब डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरा फ़ोन हैक्ड है या मेरे फ़ोन की कोई भी पर्सनल डेटा रिवील होता है तो घबराए नहीं, क्योंकि बेटियों के साथ आजकल ये काफ़ी हो रहा है कि उनकी मॉब वीडियो या मॉब फोटो बनाकर अपराधी उनको इंस्टाग्राम पर पूर्ण रूप से बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी फेक आईडी बना देते हैं। ऐसे में आप उन्हें अपराधों को हल्के में ना लें, ये अपराध एक दिन एक गंभीर रूप ले सकता है। इसीलिए इन पर भी अतिशीघ्र हमें मेहनत करना और अतिशीघ्र इस पर रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या आदि अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। व्हाट्सएप पर भी यही फीचर मिलता है। कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर लेता है या कुछ कर लेता है तो आप एक साइबर एक्सपर्ट से मिलें और साइबर एक्सपर्ट से उसकी एनालिसिस करवाएं, एक एनालिसिस रिपोर्ट बनवाएं कि कहीं हमारे मोबाइल की कोई पर्सनल डेटा रिवील आउट तो नहीं हो रहा। और अगर आप अपना इंस्टा अकाउंट जो खो गया है उसको बैक पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले डायरेक्ट अपनी FIR लॉन्च कराएं। FIR लॉन्च कराने के बाद में आपकी पूरी डिटेल्स, पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ बेसिक स्टेप्स भी हैं जो फेसबुक के प्रीवियस अकाउंट्स हैं जहां पर पासवर्ड भूल गए तो फिर उसके बाद वो ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इस जगह पर कहीं ना कहीं हम लोग भारतवासी फंस जाते हैं। तो आप एक टेक्निकल जो साइबर एक्सपर्ट हो उनसे बात करिए और अपना समाधान करवा लीजिए। क्योंकि इसके लिए आप स्टेट फोरम जा सकते हैं, यानी कि ये जो है डायरेक्ट जब भी ये भी बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जब भी अगर हमें ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट कस्टमर डायरेक्ट लिंक्ड है तो आप डायरेक्ट उस ऐप की हेल्पलाइन पर जाकर भी उसे कंप्लेन इनिशियल लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के बिहाफ पर आपको उसके अगेंस्ट देना तो आप क्योंकि कस्टमर हैं तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने फूड प्रोडक्ट किया है तो आप उनके पास FSSAI लाइसेंस होगा, यानी फूड सिक्योरिटी का लाइसेंस उनके पास होगा। उस फूड सिक्योरिटी के लाइसेंस के साथ साथ आप अपने क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को उसमें सूचना देके उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इनकी ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। और स्टेट फोरम यानी कि जो इनकी ट्रिब्यूनल्स बनी हुई है, कंज्यूमर राइट्स है, आप अपने कंज्यूमर राइट को लेकर आप अपने कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम आपको उसका एक निश्चित आप अपने सारे सबूत और वो सब चीज़ें लेके जाएं, एक अधिवक्ता को अपना डिस्कस करें और जैसा वो आपको गाइड करे वैसा आप आगे लेके चलें।
कि आज जो भारतवासी हैं उनके साथ जब ये साइबर अपराध होता है तो यकीन करिए उनकी मदद करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जब वो थाने जाते हैं तो थाने पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। सक्सेस रेट की बात करी तो 100 में से सिर्फ 1 केस रजिस्टर हो पाता है और 20 केसेस को फ़ोन करवाने पड़ जाते हैं, और उनमें से कई ऐसे केसेस हैं जो बेचारे कई चक्कर काटते रहते हैं। उनसे कहा जाता है कि आपका तो अमाउंट ही 50,000 रुपया है, आपका तो 5,000 रुपया है, आपका तो 1.5 लाख रुपया, दूसरे राज्य में जाके कौन ढूंढेगा इसको। मजबूरी उनकी भी है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन पर हम पूरा जिम्मेदारी उनको नहीं दे सकते। जो पुलिस अधिकारी हैं जो डेडिकेटेड साइबर सेल में हैं उनकी वीआईपी ड्यूटी भी लग रही है। उनको कभी होली, दिवाली, ईद या कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वहाँ पर भी उनकी ड्यूटी लग रही है, या अतिरिक्त भी उनको ड्यूटी दी जा रही है। तो जब अतिरिक्त ड्यूटी दी जा रही है और उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, वाई लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उतने टूल्स उनको अवेलेबल नहीं है। उनका जो बैकग्राउंड स्टडीज़ है वो साइबर सेल में है, लेकिन जो बैकग्राउंड स्टडीज़ है वो उस परपेक्स से नहीं है, आईटी इंडस्ट्री से नहीं है, या लीगल उनको नॉलेज नहीं है। तो जब वो लीगल नॉलेज के अभाव में काम करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमारे क्षेत्र में एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड होता है वो भी देखता है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा अपराध हुआ तो वो भी बचे। तो इसीलिए वहाँ पर फिर उसके बाद अगर वो कोर्ट तक पहुँच जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड का अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ अगर 1.5 लाख रुपए का क्राइम होता है तो 1.5 लाख रुपए के क्राइम में सबसे पहले थाने पर रजिस्टर कराने के जो संघर्ष उसका है वो कई दिनों तक चलता रहेगा। और अगर वो संघर्ष प्राप्त कर लेता है, एफआईआर की कॉपी आ जाती है, तो उसमें आईटी एक्ट ना करते 419-20 में जो पूर्व में और नए वाले में जो बीएनएस में धाराएं आई हैं उसमें पंजीकृत कर दिया जाता है, और पंजीकृत करने के बाद उसमें दूसरे राज्य दिखाते हुए उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा के काम खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो अमाउंट में 1.5 लाख रुपए में से अगर 50,000 रुपया या 70,000 या पूरा 1.5 लाख अगर रिकवर हो जाता है तो रिकवर होने के बाद कोर्ट कहता है कि आप उतने ही माल्य का प्रतिभू यानी कि द श्योरिटी बॉन्ड नीड टू सबमिट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट इन द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द कंसर्न कॉपी ऑफ द ऑर्डर। सो इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज अ विक्टिम नीड टू गिव अ श्योरिटी बॉन्ड कोर्ट को। ठीक, अब वो श्योरिटी बॉन्ड जो देता है वो श्योरिटी बॉन्ड उतने ही रुपए का होना चाहिए। अब जिसकी 10,000 रुपया सैलरी है, अगर वो 1.5 लाख मसा इकट्ठा किया था, वो 1.5 लाख और कहाँ से लाएगा। ऐसा ही एक बड़ा मामला एक हमारे क्लाइंट है, उनके साथ 30 लाख रुपए का मैटर है। टिल डेट वो 30 लाख रुपए अरेंज करके नहीं आ पाए, जिसकी वजह से कोर्ट को आज हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको भी अब सूचना प्रौद्योगिकी के सशक्त और उनकी ट्रेनिंग देने का आवश्यकता है। JTRI है, जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स को भी आज ज़रूरत है कि वो इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए। कोई भी अपने आप को गलत साबित करवाना नहीं चाहता, क्योंकि ये साइबर अपराध और कानून है। साइबर अपराध टेक्निकल है, कानून लीगल है, और ये दोनों कहते हैं कि साहब हम आगे, वो कहते हैं हम आगे। जब दोनों लड़ते रहोगे और बीच की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, बैंक कहता है कि ठीक है आप लेटर भेजिए तब हम देंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर 178 खातों में पैसा ट्रांसफर होने का विधि साइबर अपराधियों के पास है, लेकिन उन्हें ट्रैक करने की विधि पुलिस के पास नहीं है, या बैंक उसमें मदद करना नहीं चाहता, या उसमें जो लॉ एनफोर्समेंट्स के जो एजेंसीज है या कोर्ट है, कोर्ट उसमें ऑर्डर करने में विलम्ब करता है, या आदि आदि कई सारी मुसीबतें हैं। इसलिए इन सभी मुसीबतों को देखते हुए हमें इन साइबर अपराध पर अब खुलकर बोलना होगा और खुलकर लड़ना होगा। जब तक हम खुलकर बोलेंगे नहीं, खुलकर लड़ेंगे नहीं और अपनी गलती या अपनी सुधार को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक यकीन करिए हमारे को इस मुद्दे से लड़ना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क निश्चित बना हुआ है और बना रहेगा। और भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जाएगा, जो ऑलरेडी जा रहा है। इसलिए हमें समय रहते हुए इस अपराध पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।